तो चलिए अपने सीटेट के क्लासेस को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा है कि सपोज करिए कि आप क्लास 3 में पढ़ा रहे हो और क्लास 3 का एक छात्र है राहुल। वो बार बार गलती करने पर रोने लगता है और काम छोड़ देता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप बताओ कि चलिए आपकी ड्यूटी कभी 3 क्लास में लग गई और आपने 3 क्लास अटेंड कर लिया, या फिर आप 1 to 5 के टीचर हो, तो आप ऑब्वियसली जूनियर सेक्शन में शिक्षक हो और आपने देखा कि एक ऐसा बच्चा है राहुल जो क्लास 3 का है, जो बार बार गलती करके रोने लगता है और अपने काम को छोड़ देता है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे डांटना चाहिए। हाँ, डांट तो लगानी चाहिए। नहीं, डांट नहीं लगा सकते हैं हम। उसे आसान कार्य देना और प्रोत्साहित करना चाहिए। जी हाँ, उसे रक्षा क्लास से बाहर कर देना चाहिए। जब आप उसे क्लास से बाहर कर दोगे, 3 साल के बच्चे, मतलब 3 क्लास में अगर बच्चा है तो अप्रोक्स 6-7 साल का होगा, मे बी 8 साल का हो, तो आप बताओ माता पिता को नहीं बुला सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। अब जब हम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो आप एज अ टीचर सोचिए कि आप उस सिचुएशन में आपके क्या डिसीजन होंगे, ताकि आप अगर आप ऐसे सोचते हो ना, तो आप किसी भी आंसर को सही, मतलब एक एप्रोप्रिएट आंसर क्रिएट कर लेते हो और आपका आंसर जो है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है। एक बच्चा सामूहिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता, वह अकेले रहना पसंद करता है, तो वह किस विकास से संबंधित है? आप मुझे बताओ कि एक ऐसा बच्चा है जो किसी फंक्शंस में नहीं जाता, वो भाग ही नहीं लेता है, वो अकेले रहना पसंद करता है, तो उस बच्चे के अंदर किस गतिविधियों का विकास संभव है? यानी कि किस टाइप की गतिविधि? क्या उसकी शारीरिक क्षमता विकसित नहीं हुई है? नहीं। क्या संज्ञानात्मक विकास नहीं हुआ उसका? नहीं। उसका सामाजिक और भावात्मक विकास नहीं है। क्या मतलब है कि वो खुद को सोशली कनेक्ट नहीं करना चाहता, उसे किसी से बात करने में नहीं अच्छा लगता है, तो मतलब क्या है कि उसके सामाजिक और भावनात्मक विकास नहीं हुए हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए कि कक्षा में एक बच्चा बार बार क्यों प्रश्न पूछता है? शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर क्लास में, अगर आप टीचर हैं और आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे हैं वो बार बार आपसे क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, तो आप क्या करोगे? आप बताओ, तो वो क्या समझाना चाह रहे हैं, या फिर शिक्षक को क्या समझना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा परेशान कर रहा है। आप टीचर हो और अगर आपसे बच्चे बार बार क्वेश्चन पूछेंगे तो आप क्या कहोगे कि मुझे परेशान कर रहा है? जिज्ञासा अधिक है। अच्छा, बच्चा अनुशासनहीनता कर रहा है, बच्चा कमजोर है। नहीं, यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा कि बच्चा जो है ना वो जिज्ञासु है और हमें उसके क्वेश्चन का आंसर करना है। अगर बच्चे आपसे रिलेटिव क्वेश्चन पूछते हैं जो आपके टॉपिक से कनेक्ट करता हो, जो उनके टॉपिक से कनेक्ट करता हो, तो आप कोशिश करिए कि उनके सारे के सारे डाउट को क्लियर करें। यदि बच्चा अपने साथियों की नकल करता है तो वह किस सिद्धांत से संबंधित है? आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने साथियों की कॉपी कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि जो बच्चा है ना वो क्या कर रहा है, मतलब वो किस सिद्धांत को दर्शाता है? क्या ये ट्रायल एंड एरर है, निरीक्षण अधिगम है, यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, या फिर अंतर्दृष्टि है, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन है? नहीं, यहाँ पे बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक शिक्षक केवल रटने पर जोर देता है। अब आप सोचिए कि आप कैसे शिक्षक बनेंगे? क्या आप सिर्फ रटने पर जोर देंगे, या फिर बच्चे को समझाएंगे, या फिर अपने क्लास को क्रिएटिव बनाएंगे? इससे किस विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? आप सिर्फ बच्चे को रटने पर विकास करते हो, आप बस क्लास में आते हो और बच्चे को कहते हो कि चलो बुक खोलो और रटना शुरू कर दो, तो ये चीजें क्या है? ये बच्चे के किस विकास को कमजोर करेगा, यानी कि उस पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, विचारिक, रचनात्मक, तो ये उसकी क्रिएटिविटी। यहाँ पे शारीरिक का तो कोई मतलब ही नहीं होता। अगर बच्चा कोई सिर्फ याद करे तो ऐसा थोड़ी है कि उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे सामाजिकता की भी बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सोशली तो किसी चीज का कनेक्टिंग ही नहीं है, और नैतिकता की भी बात नहीं है, यहाँ पे मोरल वैल्यूज की भी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे तो बात हो रही है उसकी क्रिएटिव की, यानी कि जब आप उसे बोलोगे कि प्रॉपर इसे रटते रहो, तो उसका माइंड किसी और चीज के लिए एक्टिव ही नहीं होगा, वो किसी और डायमेंशन में उस क्वेश्चन को लेकर सोचेगा ही नहीं। तो उसके अंदर जो क्रिएटिविटी हो सकती थी ना, जो क्रिएटिव चीजें सोच सकता था, जो उसको लेकर, उस क्वेश्चन को लेकर या फिर उस टॉपिक को लेकर अलग अलग एंगल से भी सोच सकता था, वो चीजें उसकी बंद हो गई है। क्लियर है? कक्षा 1 का बच्चा अक्षरों को उल्टा लिखता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? सजा दे देनी चाहिए? जी, दे देनी चाहिए। आप बताओ, क्या लिखने से रोक देना चाहिए कि नहीं बेटा तुम लिखो ही मत? धैर्य से अभ्यास कराना चाहिए, यानी कि आप उसे प्रैक्टिस कराओगे कि कोई बात नहीं बेटा, 1 बार गलती हुई, 2 बार गलती हुई, फिर से लिखो, है ना? माता पिता को दोषी नहीं दे सकते हैं हम।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक छात्र को समूह में काम करने में आनंद आता है, यह क्या दर्शाता है? चलो, एक ऐसा बच्चा है जो समूह में काम करता है। समूह मतलब कि वहां पे जो अपने बच्चों के साथ जो अपने उसके फ्रेंड है ना, उनके ग्रुप में उसे कार्य करना बहुत पसंद है। तो क्या वो अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है? नहीं, यहाँ पे बच्चा जो है ना वो बहिर्मुखी है। अंतर्मुखी होता तो वो अकेले कार्य को करता है। यहाँ पे बच्चे क्या दिखा रहा है कि बच्चा बहिर्मुखी है, यानी कि सबके साथ समूह में बैठकर कार्य करना उसे अच्छा लगता है, आनंद आता है उसे, है ना। अगले क्वेश्चन को देखिए, यदि बच्चा पुरस्कार मिलने पर ही कार्य करता है तो वह किस प्रेरणा का उदाहरण है? अब एक ऐसा बच्चा है जो तभी कार्य करेगा जब आप उसे कुछ गिफ्ट दोगे या फिर लालच दोगे। तो उस बच्चे में क्या है? उस बच्चे में बाह्य प्रेरणा है। उसकी आंतरिक प्रेरणा कहाँ से हुई? आंतरिक प्रेरणा होती तो वो खुद से सीखता। सामाजिक प्रेरणा भी नहीं है। सामाजिक प्रेरणा होती तो वो सोशली कनेक्ट होकर सीखता। मोरल वैल्यूज की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बच्चे को जब तक हम कोई लालच नहीं दे रहे हैं, पुरस्कार मतलब तो लालच ही है कहीं, अब जब तक हम उसे कोई लालच नहीं दे रहे हैं कि अरे बेटा तुम इस चीज को पास कर लो तो मैं तुम्हें ये दिला दूंगी, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तो क्या है? ये उसकी बाहरी प्रेरणा है, उसकी आंतरिक प्रेरणा नहीं है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कक्षा में एक बच्चा बहुत तेज सीखता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो बहुत तेजी से सीखता है तो आप उसे क्या करोगे? उसे अनदेखा कर दोगे। क्यों अनदेखा कर देंगे? हम अतिरिक्त चुनौतीपूर्ण कार्य दे देंगे। क्या हम उस बच्चे को अतिरिक्त चुनौतीपूर्ण कार्य दे देंगे? हाँ, हो सकता है कि उस बच्चे को थोड़ा सा लेवल बढ़ा के उसे कार्य दिया जा सकता है, उसी स्तर पर रोकना नहीं। हम बच्चे की एक्टिविटी को किसी भी स्तर पर रोकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं गलती करके सीखते सीखते आगे बढ़ जाएगा। बट अगर आप उसे डांट देते हो, आप उसे किसी चीज के लिए रोक देते हो, अगर वो गलत करे तो आपको रोकना चाहिए, बट आप ऐसे अननेसेसरी उसे डांटने और रोकने लगते हो तो उसके अंदर की जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो कहीं ना कहीं डर के मारे बंद हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एक सेकंड। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनना आज पीडीएफ में रह गया, इसलिए मैं बार बार क्वेश्चन में बना रही हूँ। एक बच्चा असफल होने के डर से प्रश्न नहीं पूछता है, वह किससे जुड़ा है? एक बच्चा है वो असफल होने के डर से प्रश्न ही नहीं पूछता है। आप बताओ कि आप अपने समय में कैसे स्टूडेंट रहे हो? क्या आप अपने क्लास में जब आपकी टीचर आपको पढ़ाती थी तो आप एज अ हैंड रेज करके आप अपने क्वेश्चन को पूछ लेते थे, अपने डाउट्स को सॉल्व कर लेते थे, या फिर आप इस डर से नहीं पूछते थे कि अरे यार सब क्या सोचेंगे, अरे यार मैं नहीं उठाऊंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मुझे शर्म आ रही है? तो आप समझो कि आपने अगर ये चीजें फेस की हैं तो आप जब टीचर बनोगे, एज अ टीचर आपको तो पता है कि बच्चा क्यों नहीं पूछ रहा है, क्योंकि अगर आपने तो पढ़ाई भी की है बट स्टिल अगर आपने उस चीज को फील भी किया है तो भी आप उस चीज को समझो कि वहां पे आप खुद, अगर आप उस चीज को खुद के ऊपर ले लेते हो ना, इसलिए मैं कहती हूँ ना कि जब भी आप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि उस सिचुएशन में आप खुद को और बच्चे को रखिए, आप सोचिए कि मैं ही टीचर हूँ और मेरे सामने ऐसी सिचुएशन है तो मेरा आंसर क्या हो रहा है वहां पे, बच्चे का वहां पे क्या है? तो उसके आत्मसम्मान की कमी है, यानी कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अब हम क्या होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता था कि मैं पूछ लूं, आप डर के मारे आता हुआ आंसर नहीं बताते थे क्लास में, है ना। तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पे दिख रही है। यदि शिक्षक सभी बच्चों से एक सा प्रदर्शन अपेक्षा करता है तो वह किस सिद्धांत की अनदेखी कर रहा है? आप बताइए कि आप क्लास में टीचर हैं तो सभी बच्चे से सिर्फ एक सा आंसर की उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि सारे बच्चे मिलकर एक जैसा ही आंसर देंगे, सब एक जैसा आंसर देंगे? ये कैसे पॉसिबल है? आप मुझे बताओ, पॉसिबल है? आप बताओ तो नहीं दे सकते हैं। तो आप बच्चे की किस चीज को इग्नोर कर रहे हैं? यहाँ पे व्यक्तिक भिन्नताओं को, हम इंडिविजुअली जो उसके डिफरेंसेस है ना उसे अनदेखा कर रहे हैं। कैसे? बच्चे रोबोट थोड़ी हैं कि सबके आंसर सेम आ जाएंगे, और सेम भी आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि बच्चों ने चीटिंग की है। क्यों? क्योंकि सबके आंसर सेम कैसे हो सकते हैं, सबके मार्क्स सेम कैसे हो सकते हैं? सबके व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग अलग है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बच्चा कहानी सुनकर चित्र बनाता है। एक ऐसा बच्चा है जो कहानी सुनकर चित्र बनाता है, यह अधिगम की किस शैली का उदाहरण है? तो आप बताइए कि एक ऐसा बच्चा है जो क्लास में कहानी सुनकर चित्र बनाता है तो वह अधिगम की किस शैली का उदाहरण है? ये है दृश्य शैली का, और राइट आंसर इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि बच्चा नैतिक नियम केवल दंड के डर से मानता हो तो वह किस अवस्था को दर्शाता है? ये दर्शाता है कोहल वर्ग के पूर्व नैतिक अवस्था को। जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ दंड के डर से अगर अपने कार्यों को करता है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक छात्र अपने शिक्षक को आदर्श मानता है या किस प्रकार से जुड़ा है। अगर एक शिक्षक जो टीचर बच्चा जो है वो आपको यानी कि एक शिक्षक को आदर्श मानता है, होते हैं बहुत लोगों के फेवरेट टीचर होते हैं, तो ये क्या कर रहा है, तो ये अनुकरण सिद्धांत है, यानी कि बच्चा अनुकरण कर रहा है आपसे, आपकी पढ़ाने की स्किल्स हो या समझाने की स्किल हो या कोई भी अलग एक्टिविटी हो जो बच्चे को मतलब भा रही है, वो आपको आदर्श मान रहा है, आपको अपना आइडियल मान रहा है। और ये किस एज में होगा, तो ये होता है किशोरावस्था में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि बच्चा खेल खेल में सीखता है तो यह किस सिद्धांत से संबंधित है। अगर बच्चा हम खेल खेल में सीखता है तो ये किस सिद्धांत से संबंधित हो सकता है ये खेल विधि से संबंधित है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि एक सेकंड, कक्षा में डर का माहौल होने से क्या प्रभावित होगा। डर का माहौल होने से क्या, यहाँ पे बच्चे की स्मृति पर कोई असर पड़ेगा, सीखने की गति पर असर पड़ेगा, यानी कि बच्चे में अगर बच्चा डर का माहौल होगा क्लास में तो वो आपसे कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा, और जब बच्चे प्रश्न ही नहीं पूछेंगे, सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनकर बैठे रहेंगे, तो फिर वो सीखेंगे क्या। फिर तो आप समझो कि आप पढ़ाए और यहाँ से चले गए। अच्छा, इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर डी। हाँ, इसके सारी चीजों पे, आत्मविश्वास पे, कॉन्फिडेंस पे भी जा सकता है। तो अगर आपको ऑप्शन डी भी दिखे तो डी भी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि बच्चा समस्या का समाधान अचानक कर लेते हैं तो किस अधिगम का उदाहरण है। यानी कि अगर बच्चा अपने समस्या का समाधान अचानक कर लेता है तो ये अंतर्दृष्टि है, यानी कि इनसाइड लर्निंग का एग्जाम्पल है, और ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगर अगले क्वेश्चन में देखिए कि एक बच्चा घर और स्कूल में अलग अलग व्यवहार करता है तो यह किससे संबंधित है। ये उसके बुद्धि, वातावरण, आयु या लिंग, ये उसके वातावरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि यदि शिक्षक बच्चों की रुचि के अनुसार पढ़ता है तो वह किस सिद्धांत पर आधारित है। अगर शिक्षक बच्चों की रुचि के अनुसार उन्हें पढ़ाता है तो वह किस सिद्धांत पर आधारित है। क्या वो पुनर्वलन दे रहा है, उनको प्रेरणा, नहीं, रुचिकर क्लासेस, यानी कि यह जो है ना वो एक तो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है, यानी कि जो टीचर है वो बच्चों की रुचियों को, उनके इंटरेस्ट को पहले देख करके फिर पढ़ा रही है, तो वो वहां पे एक क्रिएटिव लर्निंग के साथ साथ बच्चों के इंक्लूसिव एजुकेशन को भी ध्यान में रख रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। एक छात्र को पढ़ने में कठिनाई है लेकिन गणित में अच्छा है। अच्छा, वो पढ़ने में उसे कठिनाइयां होती हैं बट मैथ उसका अच्छा है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को दर्शाता है, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताएं ही तो है जो बच्चे में, एक छात्र को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन मैथ उसे अच्छे से आ जाता है। किसी बच्चे को एसएसटी में प्रॉब्लम होती है बट साइंस उसका अच्छा होता है। कोई बच्चा क्रिएटिव होता है, किसी बच्चे को एक्टिव क्रिकेट में बहुत मजा आता है, यानी कि उसे खेलने में बहुत मजा आता है बट उसकी स्टडी वीक है। तो ये इंडिविजुअली डिफरेंसेस है और इंडिविजुअली बच्चे के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है जिन्हें एज अ टीचर आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप सच में रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको रखना चाहिए। यदि बच्चा भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता है तो किस प्रकार की आवश्यकता है। अगर बच्चा है वो भावनात्मक, हाँ, यहाँ पे भावनात्मक विकास होगा। अगर अपने भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता है, वो बहुत जल्दी भावुक हो जाता है, बहुत जल्दी उसे गुस्सा आ जाता है, किसी पे वो बहुत ज्यादा चिल्ला देता है, तो ये सारी की सारी एक्टिविटियां जो है ना वो भावनात्मक अधिगम को दिखाती है, यानी कि बच्चे के भावनाओं का विकास नहीं हुआ है, भावनात्मक विकास उसका नहीं हुआ है। शिक्षक द्वारा प्रशंसा करने पर बच्चा और अच्छा करता है, यह क्या है। अगर आप बच्चे की प्रशंसा करते हो तो बच्चा और अच्छा करने लगता है, यह क्या है, यह किस चीज का एग्जाम्पल है। तो क्या यह नकारात्मक पुनर्वलन है, नहीं, ये सकारात्मक पुनर्वलन है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव, आपने बच्चे को पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दी है। जिससे क्या होता है कि आपने थोड़ी सी उसकी तारीफ की तो उसको आया कि अरे मैम तो मेरी तारीफ कर रही है तो मुझे और अच्छा करना चाहिए। तो यहाँ पे आपने पुनर्वलन तो उसे दिया, लेकिन ये इसका पॉजिटिव एंगल हुआ ना। तो इस तरह की चीजें आप क्लास में करते हो तो बच्चे आपसे इंटरेक्ट करते हैं। क्लियर है। अगला है कि यदि बच्चा अपने अनुभव से सीखता है तो वह किस विचार से संबंधित है। अगर बच्चा अपने अनुभव से सीखता है तो क्या ये जीन पियाजे जी के सिद्धांतों से संबंधित है, या फिर जॉन डीवी के, या फिर स्कीनर के, या फिर पॉलो के। आप मुझे इसका आंसर बताइए।
तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? बच्चे अपने अनुभवों से सीखता है, यह विचार जो है ना वो जॉन डीवी का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा में विविध गतिविधियां करने से क्या बढ़ता है। कक्षा में आप बहुत सारे एक्टिविटीज कराते हो तो बच्चों के अंदर किस चीज का विकास होगा, किस वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज उसकी ग्रोथ ऑन होंगी। तो यहाँ पे सहभागिता यानी कि सहभागिता का विकास होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बच्चा गलत उत्तर देने पर हंसी का पात्र बनता है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, अगर क्लास में बच्चे ऐसे हों जो गलती वो सिर्फ इसलिए सही आंसर ना कर, सॉरी गलत आंसर ही ना कर रहे हो, गलत सही की तो बात ही अलग है कि अरे यार सब मुझ पे हंसेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरे ही दोस्त मेरा मजाक बनाने लगेंगे, तो बच्चे के अंदर क्या है, कैसा प्रभाव है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा नहीं, इससे बच्चे में सीखने की रुचि घटेगी। क्लियर है? इसमें बच्चा हमेशा अपने आप को एक डर की भावना में रखेगा कि अरे यार अगर मैं कुछ पूछता हूँ और अगर उसका आंसर गलत हो जाता है तो सारे दोस्त मुझ पे हंसेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे, तो फिर ये सारी चीजें है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि बच्चा स्वयं प्रश्न बनाता है तो क्या दर्शाता है। चलिए, एक ऐसा बच्चा है जो अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो वो अपने से भी कुछ क्वेश्चन बनाता है, ये सक्रिय अधिगम की पहचान है। ये यहाँ पे एक्टिव लर्निंग को दिखाता है कि आपके क्लास में बच्चे एक्टिव हैं। क्योंकि आप बताओ कि क्वेश्चन कौन पूछेगा आपसे, टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कौन पूछ सकता है, बच्चा ही पूछेगा। और अगर वो क्लास में एक्टिव होगा तब तो उसने सुनी होगी आपकी बातें, समझी होगी, तभी तो वो क्रॉस क्वेश्चन कर पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्टिव लर्निंग हो रही है, बच्चे को आपकी बातें समझ आ रही हैं और फिर वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है ना। बच्चों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या उपयोगी है। तो बच्चे में सहयोग की भावना, आपको बच्चे में सहयोग की भावना को एक्टिव करना है तो क्या आप प्रतियोगिता कराएंगे, सामूहिक कार्य कराएंगे, दंड देंगे या परीक्षा देंगे। इसमें कुछ आंसर तो ऐसे हैं ना जिनको आप बस देखते ही कट कर दीजिए। हम बच्चे को ना ही दंड देंगे, ना ही उनकी परीक्षा लेंगे और ना ही उनसे प्रतियोगिता कराएंगे। हम बच्चे को सामूहिक कार्य कराएंगे जिससे क्या हो कि उनके सोशल वैल्यूज का भी विकास हो और सहयोग की भावना बढ़े। क्योंकि जब आप बताइए कि जब आप बच्चे को समूह में बांट करके कोई काम कराएगा, उन्हें कोई ऐसा प्रोजेक्ट दीजिए जिसमें 5-10 बच्चे हों और वो समूह में कार्य करे। अब आपने उसे कोई एक इंडिविजुअली कार्य दे दिया तो उसके तो सहयोग की भावना का विकास होगा ही नहीं, अकेले वो किसको सहयोग करेगा, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि बच्चा सफलता के बाद प्रयास करता है तो वह किस गुण को दर्शाता है। यदि बच्चा असफलता के बाद भी प्रयास करता है तो ये क्या दिखाता है, ये उसके धैर्य को दिखाता है कि बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज और उसका जो एक विकास है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक शिक्षक बच्चों की गलतियों को सीखने का अवसर मानती है। आप समझिए कि क्लास में एक ऐसी टीचर है जो बच्चे की गलतियां हो रही है ना, जैसे बच्चे कुछ गलतियां कर रहे हैं तो वो क्या कह रही है कि ये तो उनके सीखने का अवसर है, यानी कि जब बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो गलतियां करके फिर वो सीखेंगे, उसको सही करेंगे। तो ये क्या है, ये किस चीज को दर्शाता है। क्या यह दमनात्मक दृष्टिकोण है? बिल्कुल भी नहीं, ये बाल केंद्रित दृष्टिकोण है। यानी कि अगर बच्चा गलत कर रहा है, अगर बच्चे ने कोई गलती कर दी, उसे समझ नहीं आ रहा है, तो एज अ टीचर आप उसे समझाइए, आप उसे अपने टीचिंग मेथड को चेंज करके, आप अपने लर्निंग स्किल को अलग चेंज करके, किसी व्याख्यान विधि से, स्टोरी विधि से, भ्रमण करा के किसी और मेथड से समझाइए और फिर उसका सॉल्यूशन निकालिए ताकि बच्चा प्रॉपर वे से सीख पाए। क्योंकि एट द एंड तो हमें यही करना है। टीचिंग का तो असली अर्थ यही हुआ ना कि बच्चे को समझ आना चाहिए, बच्चे को समझ आए, बच्चा सीखे। फिर तो आपके लर्निंग का कोई फायदा ही नहीं होगा अगर बच्चे को ही समझ ना आए तो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि बच्चा अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है तो कक्षा का वातावरण कैसा है। चलिए, अगर एक क्लास में बच्चा है, वो अपने बातों को, वो जो टॉपिक है ना, वो जो वो सोचता है, तो फिर अगर वो उस चीज को अच्छे से रख पाता है आपके सामने तो ये कैसी क्लास है। क्या ये भयपूर्ण क्लास होगी। अगर आप क्लास में बच्चे को डरा के रखोगे तो वो अपनी बातें कैसे कहेगा। क्या ये तटस्थ क्लास है। नहीं, तटस्थ क्लास का मतलब ये हो जाता है कि एक अगर मैंने ये चीजें कह दी तो बस वही सही है, दमनात्मक तो होगा ही नहीं। ये लोकतांत्रिक क्लास है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री भी है और डेमोक्रेटिक क्लास भी है। यहाँ पे बच्चे की बातों को भी सुना जाएगा, उनके प्रॉब्लम्स को भी सुना जाएगा।
किसी भी टॉपिक को लेकर उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझा जाएगा, सीखा जाएगा कि अगर वो क्या सोच रहे हैं इस बातों पर, उनके थॉट्स क्या हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उनके मिस्टेक्स कहाँ हो रही है। तो ये सारी चीजें रही आज की क्लास में। होप सो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी से हो रही है और बहुत जल्द होप सो ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए होंगी कि ये सीटेट के बाद में भी आप लोग टीआरई में भी बैठ सकते हैं, टीआरई 4 जो अभी बिहार में होने वाली है। और केवीएस एनवीएस भी बहुत सारी वैकेंसीज लेकर आ रही है। यहाँ पे यूपी में भी बहुत सारी वैकेंसी है टीचर की, झारखंड में भी होने वाली है। तो बस कोशिश करिए कि इस बार आप सीटेट निकाल करके अपने एक अच्छा मार्क्स ले लीजिए और उसके बाद कहीं एक अच्छी सी नौकरी ले लीजिए। अगर आपको आगे और मेहनत नहीं करनी है तो इस बार सीटेट क्लियर करिए और फिर गवर्नमेंट टीचर बनना है या प्राइवेट टीचर बनना है, जो भी आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए, टीचर बनिए और जो आप लाइफ में चाहते हैं वो करिए। सो थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।